बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो लड़ाई हुई वो इतनी शदीद और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि अफ़गान तालिबान के साथ ईरान की जानिब से बड़ा धोखा हुआ और 11 ईरानी फौजी इस वक्त मारे गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि दो मुस्लिम ममालिक, दो अलग अलग मकतबा फ़िक्र के दरमियान कोई लड़ाई मज़ीद ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से ना तो ईरान ने एडमिट किया है और ना अफ़गान तालिबान ने एडमिट किया है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान ने असल में वहाँ से जो ट्रक जाते थे उनसे ये भत्ता वसूल करते थे और ईरानी फोर्सेस को जो तिजारती गाड़ियाँ थी उनसे भत्ता वसूल करने से तालिबान ने रोका। लेकिन उसके बाद तल्ख कलामी हुई और फिर फायरिंग का तबादला हुआ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो अफ़गान तालिबान के लोग बातचीत के लिए गए उनमें से जो इतलात आ रही हैं उनमें से कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ की हालत खतरनाक है और कुछ के मारे जाने की इस वक्त इतलात है। लेकिन तकरीबन 11 ईरानी सरहदी गार्ड उनको मारा गया है और इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने पहले कल तक 2 चौकियां फतह की थी और 3 चौकियां इस वक्त, यानी जो चेक पोस्ट है वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के पास है। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने वार्निंग दी और कहा कि अगर अब आपको ये लाशें वापस चाहिए तो ईरान फौरी तौर पर पहले माफ़ी मांगे, उनके आला हुकाम हमसे बातचीत करें, अपने मामला तय करें, फिर हम जाकर आपके लिए कोई फिजिबिलिटी ऐसी पैदा करेंगे कि आपको लाशें वापस करेंगे। अब आप सोच लें कि इस लेवल पर कशीदगी बढ़ गई थी कि उनको अपने अल-मंसूरी ब्रिगेड के दस्ते तलब करना पड़े। सो इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने ईरान को एक अच्छा सबक सिखाया। देखिए, ईरान का जो मामला जहाँ तक है इसको समझ लें। होता क्या है कि आज़रबाईजान के साथ उनका जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर उनकी इस तरह की लड़ाई है। इवन के आज़रबाईजान के जो लोग हैं उनका मसलक वही है जो ईरान की अक्सरियत का मसलक है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला यहाँ पर ख़राब है। और इस सूरत हाल के अंदर जब अफ़गान तालिबान ने इनको मना किया, ये बाज नहीं आए, तो फिर इन्होंने जाकर चौकियाँ फतह की। अफ़गान तालिबान ने ओपनली उनको कहा है कि हम यहाँ पर कोई वो काम नहीं करने देना चाहते जो इल्लीगल हो या लोगों के मफाद में ना हो। एक तो वो गाड़ियों से भत्ता वसूल करते हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो चौकियाँ उनकी है वो उन्होंने इल्लीगल चौकियाँ बनाई। तो जाहिर सी बात है फिर अफ़गान तालिबान को गुस्सा तो चढ़ना था। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि तालिबान ने पूरी ज़िंदगी अपनी जो जंग लड़ी है वो जंग उन्होंने सिर्फ इस बेस के ऊपर लड़ी है कि हमने यहाँ पर किसी भी फॉरेन, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हमने यहाँ पर उनको रहने नहीं देना। ये मुल्क अफ़गानों का है और हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त काम क्या है। अफ़गानिस्तान के अंदर पहले अशरफ गनी करप्शन करते थे, भत्ते वसूल करते थे, उन्होंने सारे अफ़गानिस्तान में भत्ते बुत्ते ख़त्म कर दिए। वरना आप देखें एड तो मिल नहीं रही। अफ़गानिस्तान की हालत इस वक्त इतनी बुरी हो जाती कि शायद वहाँ पर जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा और ख़ास तौर पर अनस हक्कानी से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा यहाँ करोड़ों लोग मरने वाले हैं। अनस हक्कानी ने कहा ये झूठी रिपोर्ट है, हमने यहाँ पर जो टैक्स लेते थे 50% टैक्स कम कर दिए। देखिए ये बड़ी डेवलपमेंट होती है। उसकी वजह क्या है? पहले वो टैक्स लेते थे, शाही महल पलते थे, गाड़ियाँ जाती थी, तेल, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब उन्होंने ऐसी कोई भी सूरत हाल रखी नहीं है तो 50% उन्होंने टैक्स कम किया है, जिसे हुआ यूँ है कि कीमतें तकरीबन 50% गाड़ियों की या किसी और सूरत हाल में आपको खाने पीने की अशिया की चीज़ें काफ़ी हद तक कम नज़र आती हैं। अब आप देख लें कि तेल वहाँ पर पाकिस्तान से कितना सस्ता है। यहाँ पर तो हमने हर तरह की अय्याशियाँ, हर सरकारी नौकर को हमने इस वक्त तेल दिया होता है, प्लॉट उनको दिए हैं, उनके पास हर तरह का याशी का सामान है, असम्बलियों में बैठने वालों के दौरे, उनकी फैमिली की टिकटें, यानी सोच भी नहीं सकते उनको क्या कुछ नौकर चाकर फ्री है। लेकिन तालिबान के दौरे हुकूमत में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जो अय्याशियाँ वहाँ पर हो रही थी कि जो उनके सरकारी नौकरों ने बिल्कुल उदम मचा कर रखा था। अब इस सूरत हाल में जब टैक्स के लिए उन्होंने छूट दी है तो ईरान किस वजह से वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करता है, भत्ता वसूल करता है? तो उन्होंने पहले इनको मना किया कि आप ये जो गाड़ियां यहाँ से गई हैं इनसे आप भत्ते शत्ते वसूल ना करें, ये छोड़ दीजिए। देखिए ईरान का मसला ये है कि वो इल्लीगल जो मार्केट है
उसको वो पूरी तरह कैप्चर करता है। जाहिर सी बात है वो अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचता, वो इलीगल तेल बेचता है और वो ब्लैक में बेचता है, ग्रे मार्केट में बेचता है। ब्लैक मार्केट में उसका एक अच्छा खासा होल्ड है। आप देख लें क्वेटा से कितना स्मगलिंग का माल आता है। तो इस सूरत हाल के अंदर इवन के लोकल जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को कहा था कि आप ये यहाँ पर जो स्मगलिंग का काम है इसको ख़त्म ना करें, हमारा रोज़गार इससे चलता है। तो ये तो सूरत हाल एक तरफ होगी। ईरान इस वक्त तकरीबन बादशाह है। आप देख लें पाकिस्तान में क्या ईरानी तेल नहीं आता? बिल्कुल आता है। कहाँ से आता है? वो सारे का सारा स्मगलिंग होकर आता है। तो इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया की जो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट है उसमें इसराइल भी काम करता है। ये सारे लोग उठकर काम करते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में ईरान ये समझ रहा है कि जिस तरह कानून कोई लागू नहीं उन पर होता, अभी भी ऐसा चलता रहेगा। देखिए पिछले 20 साल मामला था डिफरेंट। ये 20 साल आप भत्ते वसूल करते रहे, अब जगह टैक्स लेते रहे, तब थी चीज़ें डिफरेंट। अब आई है वहाँ पर एक इस्लामिक हुकूमत। उनका मानना यह है कि हमने लोगों को देना रिलीफ। आपको कोई मसला है, कोई आपको तंग कर रहा है, तालिबान ने वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। हर लोकल नुमाइंदे, हर आपके गली मोहल्ले में जाकर देखिए तो कोई ना कोई बदरी कमांडोज का कोई नुमाइंदा खड़ा है, कोई वहाँ पर फोर्सेस खड़ी हैं। अब किसी को भी जाकर कह दे, इवन कि आप देख लें कि वहाँ पर परचून की दुकानों पर आपको उनके रहनुमाओं के नंबर मिलेंगे। आपसे कोई ज़्यादा वसूल कर रहा है, कोई आपसे भत्ता ले रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, ज़मीन का मसला है। आपने किसी अदालत नहीं जाना, किसी कोर्ट नहीं जाना। आपने तालिबान के मकामी रहनुमा को बताना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, कॉल करनी है। उसके बाद आप देखिए 30 मिनट के अंदर अंदर नुमाइंदा आपके पास मौजूद होगा और आपका मसला हल करेगा। जिन लोगों की ज़मीनों का मसला 20-20 साल से था, मिसाल के तौर पर वहाँ पर रशीद दोस्तम जैसे जो घटिया लोग थे और अशरफ गनी के जो नीचे पालने वाले लोग थे, उन लोगों ने 20-20 साल से लोगों के घरों पर कब्जा किया था। रशीद दोस्तम ने तो ये हालत थी कि ऐसे ऐसे घरों पर कब्जा किया था जिनका उसने 6-6 साल से किराया नहीं दिया। अब जब रशीद दोस्तम और उसके लोगों ने इस पर कब्जा किया, तालिबान की हुकूमत आई और वो जिस शख्स की मलकियत थी वो तालिबान के पास चला गया। उसे जाकर कहा कि जी ये सूरत हाल है। 48 घंटों के अंदर अंदर उसका घर खाली कराकर उसके हैंडओवर किया गया। अब बताइए वो वहाँ पर दुआएं नहीं देगा तो क्या करेगा? यही सूरत हाल है कि तालिबान को जाकर उन्हें कंप्लेन की कि देखिए ईरान की सरहद से हमसे भत्ता वसूल किया जाता है, आप इनसे मामला तय करें। उन्होंने इनको मना किया, ये बात नहीं आए। अब जब इतने बड़े लेवल पर उन्होंने ठुकाई की है तो जाहिर सी बात है ईरान को अब समझ आ गई है कि हमने किन से लड़ाई मोल ले ली है। ये अशरफ गनी वाली फोर्स नहीं है, ये दुनिया की सारी ताकतों को पैरों तले रौंदते हुए आई है। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई, आज 11 मरे हैं, कल 200 मर सकते हैं। तो अफगान तालिबान ने इस वक्त बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने नंबर्स नहीं दिए किसी को, और हो सकता है अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ओपनली वो डिनाई भी कर दे। लेकिन सूरत हाल ये है कि मकामी सतह पर जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 11 से ज़्यादा इस वक्त ईरानी फौजियों को मारा है और उनकी लाशें अफगान तालिबान ने शर्त लगाकर हैंड ओवर करने की बात की। क्योंकि जो मकामी लीडर हैं, अब आप देखिए ईरान क्या बात कर, ईरान कह रहे जी वहाँ पर किसान थे जिनके साथ लड़ाई हुई। ये थ्रू आउट दी जो गुफ्तगू होती है इससे सबको पता है कि असल में कहानी इसके पीछे क्या होती है। सो लिहाजा अगर आप अच्छे हमसाए बनकर रहें, ईरान का हमारे साथ अच्छा ताल्लुक रहे, हमारा उनके साथ रहे, अज़रबैजान के साथ रहे या अफगानिस्तान के साथ रहे, ये सारा ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। क्योंकि सारे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान को भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए कि ना कि सिर्फ ये देखे कि हमारे अच्छे ताल्लुकात सिर्फ इंडिया से हो सकते हैं, बावजूद इसके कि इंडिया उसका कोई हमसाया भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।